ये सब चीजें हैं। तो मैं ये तो बहुत अच्छी बात आपने घनश्याम जी, बड़ा आपने अच्छा पॉइंट आउट किया, मेरे भी स्मृति में नहीं थी कि नुपुर शर्मा के बारे में। ये बात सही है कि जस्टिस सूर्यकांत जी ने टिप्पणी की थी कि आपने जो टिप्पणी की है उससे देश में आग लग गई है, और इनकी टिप्पणी से जो है पॉलिटिकल पार्टी बन गई। तो इनका तो ग्रॉस मिसकंडक्ट हो गया उस हिसाब से। अगर आप देखें देश में एक्शन को लेकर के अगर आप कोई बैरोमीटर हो तो उसके हिसाब से तो इनका अपराध अधिक हो गया है, नुपुर शर्मा से अधिक हो गया है, जो आपने पॉइंट आउट किया है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अभी इशारा किया कि मनन मिश्रा कोई बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बपौती नहीं है, उनके पॉकेट की कोई संस्था नहीं है। एक प्रोटोकॉल है कि अगर कोई इस तरह का निर्णय लेना है तो आपको एक मीटिंग बुलानी चाहिए थी, कोई ना कोई कमिटी होगी, कोई एपेक्स बॉडी होगी, उसके साथ बैठ करके आपका एक रिजोल्यूशन आता और फिर वो रिजोल्यूशन पब्लिक डोमेन में आप डालते कि ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यूनानिमस डिसीजन लिया है कि ये जो कंडक्ट है फलाने यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चों का, स्टूडेंट का, वो ठीक नहीं है। आप इस पे जो है हम लोग क्या रिएक्शन लें, इस पर एक बृहत्तर ब्रेनस्टॉर्म करके उसमें कुछ समय लेकर के 12 घंटे का, 24 घंटे का समय लेकर के फिर एक कंसेंसस डिसीजन अगर आप लेते हैं और फिर उसको पब्लिक डोमेन में डालते हैं और फिर कोई एक्शन लेते हैं, तो उसकी एक लीगल सैंक्टिटी ना भी हो लेकिन एक मॉरल सैंक्टिटी हो जाती है कि हमने कोई हफाजत तरीके से, हमारे मन में कोई विम्स एंड फैंसी पे हमने नहीं किया है, हमने कंसेंसस लिया है, सभी जो हमारे साथी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे राय मशविरा करने के बाद ये हमने लिया है। अब रही बात, आपने बहुत अच्छा कहा कि जस्टिस सीजेआई का, सीजेआई ने जो कहा कि मनन जी का आलोचना किया, भाई वो तो डरे हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, डरे हुए हैं, और नहीं बल्कि वो उदार हृदय हैं, बड़ा दिल दिखा रहे हैं। दोनों बातें हो सकती हैं, डरे हुए भी हैं और उदार हृदय भी दिखा रहे हैं। उदार हृदय इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वो उनको लग रहा है कि माहौल जुडिशरी के प्रति खराब हो रहा है और ये बच्चों में संदेश जा रहा है कि हो सकता है कि वहां के बच्चे कुछ एजेंडा के तहत किए हों, ऐसा भी हो सकता है। तो इस पर जो है बैलेंस्ड व्यू क्या हो सकता है घनश्याम जी? देखिए, जहां तक मनन मिश्रा की बात आप करते हैं, ये देखिए कि वो आदमी कितना बड़ा अवसरवादी है, उसकी मति कितनी मारी गई थी कि वो चाहता था कि सारा क्रेडिट उसको मिले, मतलब तुरंत दिखाना चाहता था, मतलब कि मैं देखिए चीफ जस्टिस के निगाह में बहुत, जुडिशरी के जजेस के निगाह में बहुत अच्छा बना, कितना मतलब उनको उनका जाके उनको सपोर्ट मिले उसको, उस व्यक्ति को। आप ये देखिए कि आप ये छोड़ दीजिए, आप चेयरमैन हो बार काउंसिल के, आप एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हो, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हो, राज्यसभा के आप मेंबर भी बन गए हो, आप बताइए आपको इतना भी पता नहीं है कि अगर आप मीटिंग में बुलाएंगे, वो तो जैसे आपने कि मॉरलिटी के हिसाब से ठीक हो सकता है, थोड़ा चलो ठीक है रूल्स फॉलो किया, लेकिन ऐसे कोई मीटिंग बुला के ऐसे रिवोल्यूशन, ऐसे कोई ऑर्डर भी पास नहीं कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपकी कमेटी में अगर बुलाते लीगली, आप डिस्कशन करते, रिजोल्यूशन पास करते, तो आप एक शो का नोटिस इशू कर सकते हैं, एकदम वो शो का नोटिस इशू करते हो स्टूडेंट्स को, आप उनको डिबार नहीं कर सकते हैं। आप किस पर में डिबार करोगे भैया? उनको बगैर सुने आप डिबार कर दोगे? मतलब अगर सोचिए, अगर ये हालत इस पोजीशन में बैठे हुए व्यक्ति की है, उनका लीगल नॉलेज देख लीजिए, उनका कंडक्ट आप देख लीजिए, तो इससे आप लगा सकते हैं कि देश की संस्थाओं की हालत क्या हुई, कैसे लोग बैठे हुए हैं। आप तो मनन मिश्रा को क्या, मनन मिश्रा के खिलाफ एक्शन होना चाहिए? क्यों नहीं बार काउंसिल के तमाम लोग मिलकर के इनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं? क्योंकि आपके आर्गुमेंट में दम है कि आप उनको सो कॉज नोटिस पूछ सकते थे, आपने डिबार कैसे कर दिया? ये सीरियस मिसकॉन्डक्ट है। ये आदमी ने क्या कि अपने पोजीशन का मिसयूज किया अपने फायदे के लिए, इसके लिए बहुत सीरियस मिसकॉन्डक्ट है। और ये देखना पड़ेगा, इसमें तो इंक्वायरी की जरूरत है कि ये बार काउंसिल के चेयरमैन होते हैं, इस तरह कितनी चीजें कहां कहां गड़बड़ी इन्होंने किया हुआ है, ये भी इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसमें तो बाकायदे की इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये कोई चीज देखिए क्या होता है, आदमी गड़बड़ करते रहता है, गड़बड़ करते रहता है, और कोई चीज एक पकड़ में आती है तो फिर मालूम पड़ता है कि और कितने गड़बड़ किए हुए हैं। इससे लगता है कि आप किस तरह से इस चीज संस्था को आप चला रहे थे। तो ये देखा जाए तो जहां तक एडवोकेट्स एक्ट की सवाल में सीरियस मिसकॉन्डक्ट है इनका, और मैं तो बोलता इसमें और कुछ होना चाहिए कि आपने और क्या क्या किया है, इसकी पूरी इंक्वायरी होना चाहिए, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आपने जो है कि ये शुद्ध चमचागिरी थी इनकी, ये शुद्ध चमचागिरी थी, जिसको कि बाद में जस्टिस ने कंडेम भी किया। उनके इन्हीं एक्ट से उनको ऐसा लग रहा होगा चीफ जस्टिस को कि ये चमचागिरी में हमें भी बदनाम कर रहे हैं, हमारी भी साख को धूमिल कर रहे हैं।
देखिए उन्होंने क्यों ऐसा किया, अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद लोग लिंक करते उनको भी इससे कि इसमें उनका भी कहने के लिए हाथ रहा होगा, इनके थ्रू उन्होंने सब करवाया है, तो उससे बचने के लिए उन्होंने ये किया हुआ है। और देखिए सूर्यकांत जो चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी हमारे जस्टिस साहब हैं, सेलेक्टिवली आप लिबरल नहीं बन सकते, सेलेक्टिवली आप महानता नहीं दिखा सकते। महानता आपको सब जगह दिखनी चाहिए, आपके ओवरऑल कंडक्ट में महानता जो है उसकी फंक्शनिंग इतनी हालत खराब हो गई है कि 10-10 दिन तक पिटीशन फाइल करें डायरी मर्दे वालों, पिटीशन का मतलब कि डिफेक्ट नहीं दिखाते, पॉइंट आउट नहीं कराते हैं। मैंने खुद एक पीआईएल फाइल किया था, पिटीशन फाइल किया था, उसमें 6 बार में डिफेक्ट क्योर हुआ। आपका भाई रजिस्ट्री क्या कर रही है, आप बैठते स्क्रूटनी करते हो, जो कंसर्न करवा, मैंने एक क्योर किया, 4 दिन के बाद 3 और निकाल दिया, फिर क्योर किया, फिर और निकाला, क्या चला है सुप्रीम कोर्ट में, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। और ये सब ये कर क्या रहे हैं ये सब बैठ करके। तो अगर आपको उदारता दिखाना, महानता दिखाना है तो आपको कंसिस्टेंसी करना पड़ेगा और आपको शुरू से करना पड़ेगा, आप सेलेक्टिवली नहीं कर सकते हो। तो देखा जाए तो सब अवसरवादी है, बता दूं, चाहे मनीष मिश्रा होंगे, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी होंगे या कोई और होंगे, बता दूं मैं आपको। देखिए बहुत शॉर्ट में मैं आपको एकदम समरी में बता दिया, जिसको सारांश बोलते हैं, एक जिसको बता देते हैं ब्रीफली की पूरा सिस्टम बता दूं, ऐसे लोगों से भर गया है, सब अवसरवादी हो गए हैं, न्याय व्यवस्था से किसी का कोई लेना देना नहीं है, सब अपना अपना जुगाड़ में लगे हुए हैं। जज बने, जो पहले वकील है तो प्रैक्टिस में जुगाड़, फिर जज बनने में जुगाड़, जज होने के बाद जब रिटायरमेंट होने का भी जुगाड़ कर रहे हैं लोग कि ऐसा काम करो रिटायरमेंट होने के बाद हमको वापस कोई पोस्टिंग, कोई जगह मिले ताकि हमारा सब वीआईपी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सब चलता रहे, माल मिलता रहे, बता दूं आपको। तो देखिए देश की हालत बहुत खराब है। और जहां तक जुडिशियल सिस्टम की बात है, न्यायपालिका के विरुद्ध, हमारे पास बता दूं देश के हर कोने कोने से फोन आ रहा है। अभी आपके शो होने के कुछ टाइम पहले, आपको ये प्रोग्राम होने के पहले राजस्थान से वकील ने फोन किया था, बोले मैं आपको 200 लाख आपके साथ में खड़ा होने के लिए मैं दे रहा हूं। सब लोग त्रस्त है, बता दूं। और आपको बता रहा हूं ये सिस्टम पूरा बता दूं अंदर से मजबूत नहीं है। क्यों बता दूं, सिद्धांत का बल किसी के पास है ही नहीं, अंदर से सब खोखले हैं। कोई बवाल मचेगा बता दो देश में तो भागने का जगह नहीं मिलेगा, ये सब कंप्लीट सब कोलैप्स हो जाएंगे, बता दो आपको। जैसे होता है ना घास के ढेर पे या भूसे के ढेर पे पड़ा हुआ कोई चीजें, कोई इसमें मजबूती नहीं है। तो समय रहते अगर चेत गए सब लोग, बहुत अच्छी बात है। और जहां तक देखिए, अब मैं बार काउंसिल के ऊपर आता, मनीष मिश्रा के कांड के ऊपर। देखिए बार काउंसिल ने संजोग से कोई इंसिडेंटली अभी कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन इश्यू किया है, एडवोकेट्स एक्ट में वो अमेंडमेंट कर रहे हैं। उन्होंने सजेशन मांगा था, लोगों को सजेशन मांगा था कि आप सजेशन, वकीलों को, तो हमारे पास भी आया हुआ था। लॉ फर्म से, मैं लॉ फर्म चलाता हूँ, लॉ फर्म से वकीलों से सजेशन मांगा गया था। तो मैंने अपना सजेशन उनको एक 23 जुलाई को 2026 को मैंने उनको एक लेटर भेजा, हमने अपना सजेशन मैंने उनको भेजा। उसमें मैंने उस सजेशन में मैंने उनको टोटल, मैंने आपको बताया मेरे पास वो लेटर है, मैंने टोटल, एक मिनट जस्ट मिनट, हाँ, मैंने 10 सजेशन उनको मैंने दिया। और 10 सजेशन के साथ साथ में उसके पीछे रीजन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, लॉजिक क्या है, ये सब मैंने लिख दिया। क्यों ये सब जरूरी है, चेंजेस वाला क्या है 10 सजेशन, क्या है 10 सजेशन? देखिए सर 10 सजेशन तो है, हमने जैसे पहला हमारा जो सजेशन उसमें हमने दिया है कि आपको शायद जानकारी होगी, पूरे देश में अगर देखा जाए तो वकीलों के खिलाफ अटैक काफी हो रहे हैं। कई सारे वकील मारे गए, गोलियां चली। उसके बाद पुलिस का, वकील का इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होता है, जहां पे अक्सर वकीलों का चुभते रहता है, वकील को ऊपर पुलिस वाले मार देते हैं, कई बार वकीलों का असॉल्ट करते हैं। जैसे कोई वकील अगर पुलिस स्टेशन में गया है, ऐसे अच्छे वकील को पुलिस में जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन भाई कई बार वकील चले जाते हैं क्लाइंट करने पर, कोई अन्याय, पुलिस वाला ज्यादा अन्याय करता है। तो कई सी घटनाएं, मैंने खुद केस डिफेंड किया वकीलों का कि जहां पे वकीलों के साथ पुलिस वालों ने मारा भी है, वकीलों को अटैक भी किया है, असॉल्ट भी किया है, उनके ऊपर केस भी बनाया हुआ है। और देखिए वकील देखा जाए जितने प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर, इंजीनियर है, डॉक्टर के लिए अगर कानून बन सकता है तो वकील के लिए कानून क्यों बन सकता है? वकीलों को प्रोटेक्शन के लिए कानून बनना चाहिए, ऐसा मेरा पहला डिमांड है। शुभ कानून बनना चाहिए। दूसरा जो हमने मांगा था उनसे, मैंने उसमें सजेस्टेड प्रोविजन मैंने दिया, हमने पूरा ड्राफ्टिंग करके दिया है किस तरह का आप सेक्शन डाल सकते हो उसमें एडवोकेट्स एक्ट में, मैंने वो सब भी दिया हुआ है। उसका मेरा दूसरा डिमांड है कि वकालत के पेशे में और बड़ी भयंकर बीमारी आ गई है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वकील पेशे से नहीं है, वो लिटिगेंट रहे हैं या कोई और कुछ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि बाकायदे अनऑथोराइज पूरा लॉ फर्म चला रहे हैं, उनका पूरा सेटअप है,
पूरा अरे सेटअप बाप बना रे, के वो मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग करके क्लाइंट लेते हैं, क्लाइंट ला के क्या करते हैं, अपने अंदर वकीलों को रख लिए हैं, क्लाइंट से मोटा पैसा लेते हैं। बेचारे जो वकालत का पैसा कैसा होता है कि 10-5 साल इसमें बड़ा मेहनत का होता है, क्या बेचारे बात करते हैं, वकील। बिना बिना वकालत की डिग्री वाले लॉ फॉर्म्स चला रहे हैं। हाँ हाँ, लॉ फर्म अनऑफिशियल लॉ फर्म चला रहे हैं, बोला उनका बाकायदा उनकी ऑफिस है, उनके 10-5 वकील काम कर रहे हैं, क्लाइंट लाते हैं, पैसा क्लाइंट से मोटी रकम लेते हैं और वकील को थोड़ा बहुत पैसा देके एंगेज कर लेते हैं और अपना चला रहे हैं पूरा। वकील उनके अंदर वकील काम करते हैं, बता दूं मैं, नाम दे सकता हूं, डिटेल दे सकता हूं, बता दूं वकील काम कर रहे हैं उनके अंदर में। और उनका कोई उनका लीगल कोई बैकग्राउंड, कोई लॉ की डिग्री कुछ नहीं है उनका, लेकिन उनके पास क्लाइंट बहुत है और सब कुछ करते हैं, बता दूं आपको। सेटिंग के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे पूरा कंसल्टेंट मतलब कंसल्टिंग करते हैं और बाकायदे पूरा मतलब कि सर्विस रेंडर करते हैं। तो मैंने लिखा कि इसके ऊपर भी कोई कानून बनना चाहिए, इसके ऊपर सख्त कोई कानून बनाओ जहां पे इसको नॉन वेरिएबल ऑफेंस बनाओ, नहीं तो लीगल प्रोफेशन एकदम जो है कि चौपट हो जाएगा। मेरा दूसरा सजेशन ये था उनको दिया हुआ। तीसरा मेरा सजेशन उनको दिया हुआ है, जो हमने दिया है कि एक बीमारी और बहुत भयंकर बीमारी है, पूरे कंट्री में सबको पता होगा, वकीलों को, हमारे पास वकील बेचारे आते हैं, बोलते हैं लोअर कोर्टों में जैसे मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, तो वहां एजेंसियां होती हैं, तो वकील वहां पे सेलेक्ट करके देते हैं, या इनके ऑफिसर्स लोग। जैसे एक रिमांड होता है पूरे ऑल ओवर कंट्री में, देखें तो रिमांड कोर्ट एक होता है, मजिस्ट्रेट कोई अरेस्ट होता है, हाँ, तो उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, पुलिस रिमांड मांगती है, उसमें वकील खड़ा होते हैं। तो वहां पे आप अगर सर्वे कराया जाए पूरे देश में, तो सारे मजिस्ट्रेट कोर्ट में फिक्स्ड वकील है रिमांड के लिए, बता दूं आपको। जैसे कोई एक पुलिस स्टेशन है, तो ये पुलिस स्टेशन का मैटर रिमांड का एक ही वकील के पास रहेगा, बता दूं आप, सारे मैटर अक्सर उसी के पास रहेगा। कोई भूला चुला कोई कहीं वकील आ गया ना, बाहर से तो आ गया नहीं, वही वकील। उसका कारण क्या होता है कि उसको वकील वही पुलिस वाला ही करता है। क्यों करता है कि उस वकील से पुलिस वाले का साठगांठ है, वो पैसा लेता है फीस के नाम पे, थोड़ा वकील ऑफिसर को भी देता है, और फिर वो वकील वो ऑफिसर के हिसाब से काम करता है। क्लाइंट को एक्सटोर्शन करना, पैसा निकालना और बहुत सारी चीजें। अगर पुलिस वाला कोई गलती भी करता है, सख्ती भी करता है, मारपीट भी करता है, तो वकील कभी ग्रीवेंसेज नहीं करेगा कोर्ट में जाकर के, क्लाइंट का केस सफर करेगा, बता दूं आपको। और कई बार तो मालूम है मारने पीटने के बहाने यहां तक होता है कि वकील क्लाइंट से पैसा लिया जाता है, अगर ऑफिसर बहुत मारेगा उसको मैनेज करना पड़ेगा, तुमको 3rd डिग्री देगा, ये करेगा वो करेगा, ये सिस्टम चालू है। तो इस उनको ये दिया गया था पूरा। इससे पूरी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट होते हैं, वहां एक ही वकील के पास मैटर जाता है, एक या 2 वकील। और वकील का काम क्या है, पुलिस को पार्टी देना, पुलिस को रात जाके बियर बार लेके जाना, दारू पिलाना, मांस मदिरा खिलाना, उनके साथ उठना बैठा। कैसे तो इतने तो कितने पुलिस स्टेशन में सोते तक है, बता दूं आपको, वकील ऐसी हालत है, बता दूं आपको मैटर के लिए। कस्टम में होता है, मुंबई कस्टम एयरपोर्ट में जाइए, कुछ वकील ऐसे हैं जो कि वहां रात दिन वहां पड़े रहते हैं मैटर के लिए, उनका साठगांठ है ऑफिसरों से। तो ये बंद होना चाहिए। तीसरा मेरा सजेशन ये था। चौथा मेरा सजेशन था, मैं फटाफट बताता हूं कि बहुत लंबा है, नहीं तो आपका समय निकल जाएगा ये सब करते करते। फिर हमने बहुत सारी चीजें हमने किया है, बार काउंसिल डिसिप्लिन प्रोसीडिंग को लेकर के हमने किया हुआ है कि उसमें क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। मैं इसको शॉर्टकट में आता हूं आपको, क्योंकि बहुत सारे हमने इसमें चीजें लिखी हुई हैं। मैं आता हूं मनन मिश्रा जैसे लोग जो कुंडली मार के बैठ गए हैं, मतलब 2014 समझिए, 2014 से 2026 चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं 12 साल से वहां पे चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं, और उसका फायदा इनको मिला, उनका फायदा लिए, अपना आज राज्यसभा के मेंबर तक बन गए हैं, ये बता दूं आपको मैं। तो ठीक है, मन के कोई बात नहीं। उसमें देखिए मेरा जो 8वां सजेशन हमारा था, 8वां सजेशन हमने दिया था कि भैया बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI और जो स्टेट्स बार काउंसिल हैं, इनके सबके इलेक्शन में जो ऑफिस बेरर जो होते हैं, चेयरमैन होते हैं, और जो कमेटी मेंबर्स वगैरह जो होते हैं, जो इलेक्शन जो ऑफिस बेरर होते हैं, इनके लिए कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए कि आदमी जो है कि इलेक्शन अगर जीतेगा, उसके बाद वो चलो सेकंड टाइम कंटिन्यू कर लिया, उसके बाद फिर इसको 10 साल का एक ब्रेक होना चाहिए, इसको इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, ताकि दूसरे को भी चांस। उसके क्या होता है, इससे जो मोनोपोली बना के बैठते हैं, मनमानी करते, चीजें खत्म हो जाएंगे, बता दूं, और लोगों को भी चांस मिलेगा इसमें। एक ही आदमी, देखिए क्या होता है, मैं आपको लास्ट टाइम मैंने आपको प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि आजकल इलेक्शन लड़के चेयरमैन बन जाना, बार काउंसिल का ऑफिस बेरर बन जाना, बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बन जाना,
एक कोई मतलब वकालत के पैसे को कोई भला करने, इसका कोई भला करने के लिए नहीं है। आजकल सब एक बन के अपना भला करते हैं, कैसे जगह से साठ गांठ कर लेना, उनसे जो है कि उनकी चमचागिरी करना, जजेज को बचाना। आप बताइए ना, इनको तो इतनी फुर्ती ये दिखाए। इसमें ऐसे ऐसे वकीलों की संख्या कितनी है जो अवसरवादी हैं, चमचागिरी कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है, वो अगर लॉबी बना के नहीं काम करेंगे। 90%, बल्कि 95% पकड़ लीजिए। आप ये देखिए मनन मिश्रा का देखिए, भैया आप एक स्टेट्यूटरी बॉडी हो, आप जो बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हो, आपको तो चाहिए था कि आप उठाते यशवंत वर्मा का मुद्दा उठाते, क्यों नहीं उठाया आपने? आपने क्यों नहीं उठाया भाई? इतने बड़े आप हैं, क्यों नहीं उठाया आपने? जो कि सारा पूरे सिस्टम से जुड़ा हुआ चीज है, आपने क्यों नहीं उठाया यशवंत वर्मा का मुद्दा? आपने न्यायपालिका में जो भ्रष्टाचार फैला उसके खिलाफ आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपकी जबान पर क्यों ताला लगा हुआ है? आप स्टूडेंट्स को, उनका कोई गलती भी नहीं थी, उनका तो फंडामेंटल राइट बनता है, तुरंत ऑर्डर पास कर दिया। आपने आज तक कितने स्टेटमेंट दिए यशवंत वर्मा को लेकर के? आपने कितने लेटर लिखे हैं? आपने क्या रेजोल्यूशन पास किया? इनसे पूछा जाए, इनसे नहीं। जितने बता दो एसोसिएशन के अध्यक्ष पूरे कंट्री में, हाई कोर्ट के और सारे एसोसिएशन, एडवोकेट का जो एसोसिएशन, कितने लोगों ने किया है? क्यों चुप हो भाई आप लोग? क्योंकि वहां क्या है,